दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेके नहीं है। हमारी जो वीडियो डलती है उसमें कमेंट सेक्शन होता है, उसमें तमाम कमेंट्स आए थे कि हाउ टू प्रिपेयर अ गुड मेंस एग्ज़ाम, एक अच्छे मेंस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों जो अपना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बताऊंगा। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, आप स्वतंत्र, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कुछ दिनों बाद लगे कि संभव भैया ने जो बताया था वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक था। तो आप सुने, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, और आपके काम का नहीं है दोस्तों तो मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी आप ना देखें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ का भी मेंस होगा, उसकी तैयारी आपको मेंस की भी देनी पड़ेगी, तो वहाँ ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों कि जो मेंस होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम होता है, वही तो मेन होता है, यही मेन होता है दोस्तों। प्री जो एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, ये तो छठनी परीक्षा है, ये तो छठनी एग्ज़ाम है। मान लो कि जैसे आप खुद ही अगर कोई अपने घर परिवार में कोई कंपटीशन अपना आयोजित करें, आप अपने जहाँ रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, उसी 2-4 गली मोहल्ले के कुछ बच्चों को इकट्ठा करें, वो तो कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे ना कि जो आगे राउंड तक जाएंगे, वो है ये प्री। तो बस ये तो शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि थोड़ा बहुत सीरियस बच्चा कौन है जो अधिकारी बन सकता है। तो ये कई लोग ऐसे हैं जो प्री पास करने के बाद अपने आप को फिर 30 मार्क का समझते हैं कि देखो मैंने तो साहब 6 प्री पास करे हैं, मैंने 4 प्री पास किए हैं। दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने 10 इंटरव्यू भी दिए अपनी ज़िंदगी में और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं अपने बीवी बच्चों को तो बता दूंगा कि साहब मैंने 10 बार इंटरव्यू दिया था। लेकिन कब तक मैं सिर्फ इसी बात से खुश रह पाऊँगा कि मैंने 10 बार इंटरव्यू दिया। इन द एंड आखिर में हमें चाहिए तो नौकरी ना। हम कब तक इस बात से खुश रहेंगे कि हमने इतनी बार इंटरव्यू दिया। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों जो ज़रूरी है वो है आपका मेंस एग्ज़ाम। इंटरव्यू भी इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पीसीएस का इंटरव्यू तो मात्र 100 नंबर का है। 100 नंबर का टेंशन आप लें, उससे ज़्यादा आप टेंशन लें मेंस एग्ज़ाम की। तो मैं दोस्तों हंसते मुस्कुराते आपको कोशिश करूँगा मेंस एग्ज़ाम के बारे में ठीक से समझाने की। देखो दोस्तों, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं आपको, क्योंकि मेरे को अपना छोटा मोटा अनुभव है तो मैं बता रहा हूँ, ये बात 99% केसेस में ठीक भी होगी। एक तरह का स्टूडेंट होता है दोस्तों, ऐसा स्टूडेंट जो अभी अभी नई नई तैयारी करने शुरू किया है, जिसकी उम्र अभी नई नई है, नया नया उफान उसको मार रहा है, एकदम जवानी दौड़ रही है कि एकदम सीधे फोड़ना है, अधिकारी बनना है, पीसीएस निकालना है, आईएएस निकालना है। तो एक बच्चे तो होते हैं दोस्तों जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले ही मेंस की तैयारी करते हैं, यानी मेंस की, ठीक है, बिफोर लिख देता हूँ मैं इसमें दोस्तों, ठीक है, बिफोर प्री, यानी प्री से पहले ही मेंस की तैयारी करते हैं। ऐसे भी कुछ महानुभाव होते हैं, और कुछ दोस्तों ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे थोड़े से, जो बेचारे क्या करें, समय नहीं मिल पाता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कई बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनकी आफ्टर प्री मेंस की तैयारी शुरू होती है। मतलब प्रीलिम्स उनका निकल गया, पास हो गया, अब वो ढूंढ रहे हैं किताबें कि मेंस के लिए क्या पढूं। अभी पीसीएस 2024 का मेंस लगा हुआ है ना दोस्तों, इसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्री के बाद, प्री पास होने के बाद मेंस की तैयारी शुरू की। ऐसा मैंने भी ऐसे ही किया था, जिस बात मेरा सिलेक्शन हुआ 2019 बैच में, उसमें भी मैंने ऐसा ही किया था। प्री पास हो गया भैया, उसके बाद तैयारी शुरू करी। तो देखो, 2 तरह के दोस्तों होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम दोनों स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे कि इन लोगों को क्या करना चाहिए और इन लोगों को क्या करना चाहिए। और ये मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। मैं बार बार डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का तरीका है दोस्तों बहुत डिफरेंट है। कई लोग मेरी भावनाओं नहीं समझ पाते कि मैं जो बताता हूँ उन्हें लगता है कि गलत बता रहा है, लेकिन वो एक दिन ज़रूर समझेंगे कि मैं जो बता रहा था वो गलत नहीं था। वो आपसे भिन्न हो सकता है लेकिन गलत नहीं था। आपकी सोच मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप बिफोर प्री वाला समझते हैं कि बिफोर प्री का मतलब है ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी प्री दिया ही नहीं है, अभी 1 साल बाद प्री देंगे, 1-1.5 साल बाद प्री देंगे, और वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं पहले ही।
ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो दो उन लोगों के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों को दोस्तों सबसे पहले यूपीएससी के, अभी उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया ना, यूपीएससी के जो PYQ हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये। क्योंकि अगर आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर देंगे दोस्तों किताबों से, तो आपको पता क्या चलेगा कि पेपर में पूछा कैसे जाता है। तो आंख बंद करके एक ऐसी कोई किताब खरीद लो जिसमें IAS के PYQ हो, सॉल्यूशन के साथ, हल भी दिया हो उसका, सॉल्यूशन भी दिया हो दोस्तों उसमें, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, आप किसी भी संस्थान की कोई भी किताब ऐसी खरीद लें जिसमें यूपीएससी के पिछले 10-12 सालों के पेपर के क्वेश्चन दिए हो, उनका आंसर दिया हो, ताकि आप ये समझ पाएँ कि पेपर में एक्चुअली मेंस के पेपर में पूछा ही क्या जाता है। ये तो आपको सबसे पहले करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नए खिलाड़ी हो इस फील्ड में, तो आपकी हो सकता है आप न्यू कमर्स होंगे, बिगनर होंगे ना, तभी तो आप प्री से पहले तैयार कर रहे हो। तो दोस्तों मैं बेझिझक आपसे कहता हूँ, कई लोग इस पर मुझे आरोप लगाते हैं कि मैं कोचिंग सजेस्ट करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों कोचिंग नहीं कर पाई, मुझे बहुत मलाल है इस चीज़ का। इसका मतलब दो तरीके से मलाल है। एक तो मैं वो कोचिंग वाली ज़िंदगी नहीं जी पाया, मैं जाता क्लासों में, मैं 18 साल 11 महीने का तब से नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं वो कोचिंग वाली लाइफ बहुत अच्छे से जी नहीं पाया। महीने 2 महीने के लिए मैंने इधर उधर मुँह मारा था कोचिंगों में जाके, लेकिन फिर मेरी जॉब लग गई तो मैं पढ़ ही नहीं पाया ठीक से। जो न्यू कमर्स है दोस्तों वो कोचिंग लगा लें भैया, वो इधर उधर ना पढ़ें। अगर वो 23 साल से कम के हैं, 23 माइनस मतलब 23 साल से कम उम्र है उन बच्चों की, तो भाई साहब कोचिंग लगा लेना, फ़ायदा रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि कौन सी कोचिंग लगा लेना, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको विश्वास हो, तमाम कोचिंग चल रही है। और कोशिश करना दोस्तों कि अगर आप बड़े शहर में हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग लगा लेना। ऑफलाइन कोचिंग में दोस्तों दोस्त बन जाते हैं, यार बन जाते हैं, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है, और मिल जाती हैं कुछ अच्छी यादें, कुछ मीठी यादें, कुछ दोस्त की यादें, कुछ वो वाली यादें। वो चीज़ें भी दोस्तों आपको ऑफलाइन सेंटर में मिल जाएंगी अगर आप बड़े शहर से हैं तो। और दोस्तों अगर आप बड़े शहर से नहीं हैं, और ये दोस्तों मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर दोस्तों आप बड़े शहर से नहीं हैं तो फिर आप लगाओ साहब ऑनलाइन कोई बढ़िया सा प्लेटफॉर्म पकड़ो और ऑनलाइन कोचिंग लगा लो। ऑनलाइन का मतलब है किसी ऐप पे उसकी क्लासेस आएंगी, आप अपने ही शहर में लाइब्रेरी लगा लो, या रूम में जहाँ पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्लासेस आती रहेंगी ना दोस्तों, और अगर आप 23 साल से कम हो तो दिमाग में कुछ घुसता रहेगा। टीचर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ फेस करी, वो चुनौतियाँ आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए वो आपको गाइड करते हैं। तो आप 23 साल से कम के हैं तो कोचिंग लगा लें, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि आप 23 साल से ऊपर के हों। अब हम 23 प्लस की बात कर रहे हैं, वो लोग दोस्तों अब ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग ना लगाएं। जो 23 प्लस है वो कोचिंग ना लगाएं, वो कोचिंग ना लगाएं, क्योंकि वो कब तो कोचिंग लगाएंगे और कब उनका सिलेबस पूरा होगा। लेकिन फिर भी वो प्री से पहले भी तैयारी करना चाह रहे हैं मेंस की, तब दोस्तों देखो वो क्या करें। यहाँ अब कहानी असली शुरू होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी PYQ सॉल्यूशन तो ये सबको लेना ही लेना है, चाहे आप 23 साल से पहले हो चाहे बाद के हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो ये तरीका स्मार्ट इसलिए क्योंकि जो 23 साल से कम के लोग हैं उन्हें तो भाई उनको तो ज़िंदगी जिए अभी, और कोचिंग के थ्रू जो मिल रहा है मटेरियल उसको पढ़ें। लेकिन जो 23 प्लस हैं उनको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, सुनिए। वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपने एक तो ये यूपीएससी के सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी संस्थान की जो किताबें आती हैं मेंस की, देखो दोस्तों मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं 3-4 संस्थानों के नाम लिखूंगा जो वास्तव में मैंने देखी है, मुझे सही लगता है। हो सकता है मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो मैं बताता हूँ। एक दोस्तों ओनली IAS आपने संस्था सुनी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा बड़े बड़े में लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे, हो सकता है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा और बड़े बड़े में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों।
यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओनली आईएएस एक संस्था है, पीडब्ल्यू के नाम से इसको कहते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। इसके दोस्तों मेंस के नोट्स आते हैं प्रहार के नाम से, प्रहार के नाम से इसके नोट्स आते हैं। अगर आपने ये नोट्स दोस्तों 4-5 बार पढ़ लिए तो आपका काम पूरा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है। ठीक है, प्रहार के आपने नोट्स पढ़ लिए, अभी आपका प्रीलिम्स तो हुआ नहीं है, अभी तो प्री होगा। ये मैं सिर्फ मेंस ही बता रहा हूँ दोस्तों, प्री की नहीं बता रहा। आप आराम से प्रहार के नोट्स पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों आप जब इन नोट्स को पढ़ते जाएं तो 2 आंसर पर डे लिखें। भाई साहब सुन रहे हो, बहन जी, भाई साहब बहन जी जो भी हैं आप, 2 आंसर आपको प्रतिदिन लिखने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप प्री से पहले तैयार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसी वाले चांस में, उसी अटेम्प्ट में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो 2 आंसर प्रतिदिन आपको लिखने ही पड़ेंगे। इसका कोई भी दोस्तों उपाय नहीं है, ये कोई हंसने मुस्कुराने की बात भी नहीं है। आपको अधिकारी बना रहे हैं मेंस में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। हालांकि वो नहीं पाते, हंसी हमें आई जाती है ना। तो दोस्तों 2 आंसर प्रतिदिन आपको लिखने पड़ेंगे, ये आपको ओनली आईएएस के प्रहार के नोट से, और 2 आंसर प्रतिदिन। या मान लो आपकी दुश्मनी है ओनली आईएएस से, मान के हम दुनिया में चाहे कुछ भी पढ़ लेंगे, ओनली आईएएस नहीं पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगता है, मत पढ़िए, आपकी इच्छा है। मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ टनटनाता हुए, इसको थोड़ा सा बिगाड़ दूँ पहले। ओनली आईएएस वाला हो ही गया। ठीक है दोस्तों, ओनली आईएएस वाला आपने अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप क्या पढ़ेंगे वो भी सुन लो। दोस्तों आपने घटना चक्र का नाम सुना होगा। घटना चक्र की मेंस की किताबें आती है, मुख्य परीक्षा की। अगर इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं, हिंदी मीडियम में भी आती हैं। मुख्य परीक्षा के इनके किताबें आती हैं, सीरीज आती है, 1 पार्ट, मतलब पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आप उनके अगर ये भी अगर आपने 3-4 बार पढ़ लिया दोस्तों, तब भी आपका मेंस पूरा कवर हो जाएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब का भी तो सहारा ले सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको कमज़ोर लग रहा है तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए, साहब ये बताओ, तो टकाटक आंसर तैयार। एक दोस्तों आपको और तरीका बता रहा हूँ, एक आपको बताया इसका ओनली आईएएस का, एक मैंने दोस्तों आपको बताया घटना चक्र का। ये आपके प्री से पहले की आपकी सीरीज बता रहा हूँ दोस्तों, और इनमें से कोई एक चुनना है, या तो ओनली आईएएस चुन लेना या घटना चक्र। ये या में चल रहा है दोस्तों, या, दोनों नहीं करने हैं। या का मतलब दोस्तों होता है कि आपने इनमें से कोई एक चुना। अगर आप दोनों चुनेंगे दोस्तों तो फिर नहीं होना आपका, फिर तो आपका मटेरियल ही पूरा नहीं हो पाएगा पढ़ने का। मैं बता रहा हूँ बहुत ईजिली, अगर आपने दोनों चुन लिए ना, आपने ओनली आईएएस भी पढ़ लिया पूरा, आपने घटना चक्र भी पढ़ लिया, तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, देख लेना। 1-8% का दोस्तों होता है जो कई सारे कंटेंट में अपना ध्यान भटकाते हैं। जो व्यक्ति एक ही जगह 10 बार पढ़ाई करता है ना, आपने एक फिल्म देखी होगी दोस्तों, वो उसमें गाना है आज चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की मूवी है, वो फाइटिंग करता है चाइना में जाके। मैंने उस मूवी को 1-2 बार देखा, तो उसकी एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अक्षय कुमार का जो कोच होता है वो अक्षय कुमार को समझाता है चांदनी चौक टू चाइना मूवी में कि एक ही मूव मतलब ये जो कला होती है उसको मूव कहते हैं, मारना किसी को। तो एक ही मूव को 100 बार करोगे तो ज़्यादा फायदा है। ऐसा मत करो कि 100 मूव्स अलग अलग सीख लो और उन 100 मूव्स की प्रैक्टिस एक ही बार कर पाओ, तो कुछ नहीं कर पाओगे। यानी एक ही मूव की 100 बार प्रैक्टिस करनी है, ना कि अलग अलग मूव्स की एक बार प्रैक्टिस। समझ गए? इसका मतलब है कोई एक ही कंटेंट यूज़ करना है, उसी को 10 बार 50 बार रिवाइज करना है। अब दोस्तों या तो आपको घटना चक्र समझ में आए तो घटना चक्र ले लो, प्रहार आपको समझ में आए ओनली आईएएस वालों को वो ले लो, या एक और ऑप्शन है दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। या क्या ऑप्शन है दोस्तों? आजकल चल गया है ऑनलाइन ज़माना, सब जानते हैं। ऑनलाइन ज़माने का मतलब है कि तमाम दुनिया के यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, और यूट्यूब चैनल में कई ऐसे अच्छे संस्थान भी हैं जो अपना कोर्स चलाते हैं। सब जानते हैं दोस्तों, ये कोर्स की स्पेलिंग यही होती है कि ये होती है। तो दोस्तों मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं उतना बहुत गांव देहात से आता हूँ, सरस्वती विद्यालय में पढ़ा था, मैं सी और एस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे
इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं बस जैसे तैसे इंग्लिश पढ़ पाता हूँ दोस्तों, बहुत वीक हूँ मैं इंग्लिश में, सीख लूँगा मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना। कोर्स में हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आप गालियाँ दोगे। तो ऑनलाइन दोस्तों जो होता है कोर्स, वो कई सारे जो संस्थान है, वो कई सारे संस्थान ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं। बहुत फेमस है, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है ज्ञान सर वाला, एक जयहो स्टडी के नाम से है उत्कर्ष सर है, और एक PCS मंत्रा के नाम से है जिसमें शिवम सर हैं, एक UPSC हिंदी के नाम से भी दोस्तों चलता है जिसमें वो IPS ऑफिसर है ना गौरव त्रिपाठी सर, उनकी ये ऑनलाइन कोचिंग है, और भी एक PCS अभ्यास के नाम से है, एक मेक IAS के नाम से है, कई सारी दोस्तों कोचिंग है। मैं जो मेरे दोस्त एक जगह 4-6 जगह जो ले रहे हैं उनका ही मुझे आइडिया है, और तमाम कोचिंगें चल रही हैं, ऑफलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, बहुत कोचिंग है। तो अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हो, इनमें से कोई एक या कोई और आपका जो भी आपकी इच्छा हो, मैं तो इतना नहीं जानता, एक PCS अभ्यास के नाम से भी है ना, बहुत है, ये लिखा था मैंने, एक IAS हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और बहुत चल रही है दोस्तों, मुझे तो आइडिया है नहीं, मैं तो अपने एक आधी प्रहार पे ही मैं तो डिपेंड हूँ, ओनली IAS का मुझे तो अच्छा लगता है। तो ऐसे जो ऑनलाइन कोर्स से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप इन ऑनलाइन कोर्स का जो मटेरियल है, इन ऑनलाइन कोर्स का जो मटेरियल है दोस्तों, इस ऑनलाइन कोर्स का जो मटेरियल है उसके मटेरियल पे डिपेंड हो जाए, कोई दिक्कत थोड़े नहीं है। ओनली IAS का जो मटेरियल है, ये ओनली IAS कह रहा हूँ, इन कोचिंग्स का जो मटेरियल है उस मटेरियल से पढ़ लें। तो आपको दोस्तों या तो प्रहार से पढ़ लें या घटना चक्र से पढ़ लें, ये भी अच्छा है इनका मटेरियल, या अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है दोस्तों किसी भी कोचिंग का, तो उसके मटेरियल से पढ़ लें आप, या मैं बार बार लगा रहा हूँ कि इनमें से कोई एक ही कंटेंट यूज़ करें और 2 आंसर प्रतिदिन लिखें, 2 आंसर प्रतिदिन। ये आपको प्रीलिम्स से पहले आपकी मेंस की पूरी तैयारी करा देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आफ्टर प्रीलिम्स की बात करूंगा, इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि एक अच्छे आंसर में क्या होना चाहिए। आंसर राइटिंग जो हम कहते हैं ना, आंसर राइटिंग, तो एक अच्छा आंसर में एक अच्छा उत्तर क्या होता है, उसमें क्या लिखा जाना चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा, और फिर इस वीडियो का इतना ही काम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आफ्टर प्री में आपको यहाँ बड़े में समझाता हूँ। ऐसे लोगों की दोस्तों ज़्यादा संख्या है जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद, जो प्री का आपका एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट आ जाता है, या प्री के एग्ज़ाम के बाद जो आंसर की आ जाती है उसको मिलाने के बाद वो समझ जाते हैं कि हमारा साहब प्रीलिम्स पास हो जाएगा, अब हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद करनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप सबको पता है इस वक्त जो है, जो करंट में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है PCS 2024 का एग्ज़ाम मेंस का। ये 29 जून से शुरू है, और ये अगर कोई भाई बहन हमारा देख रहा है तो उसके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अब आप देखिए दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कई जगह देखो टेस्ट वेस्ट दिए रहता हूँ मैं, मेरे मार्क्स भी ठीक आते हैं, तो एक इसका मतलब है कि हम शायद मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। बाकी देखते हैं, ऊपर वाला तय करेगा कि दिशा सही है या गलत है, वो तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते हैं तब पता चलता है। बाकी एक बार सेलेक्ट भी हुआ हूँ दोस्तों, तो शायद सही ही होगा। तो PCS 2024 के मेंस के रिगार्डिंग और प्री पास करने के बाद अगर कोई व्यक्ति मेंस की तैयारी करता है तो कैसे करे। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर कहूँगा, घटना चक्र या तो प्रहार ओनली IAS वाला, या घटना चक्र, या कोई आपने कोर्स ले रखा है, तो इनमें से कोई एक, ठीक है, कोई एक इनमें से आप कंटेंट लें, और कंटेंट लें दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट, यानी संक्षिप्त। बड़ी बड़ी किताबें ले आएंगे दोस्तों, चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी 500 पेज की, पढ़ नहीं पाओगे, मैं बता दे रहा हूँ, आपको लगेगा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है। शॉर्ट नोट्स पकड़े। प्रहार ओनली IAS वालों ने दोस्तों समरी डाली है, समरी, सारांश डाला हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ऐसे ही घटना चक्र वालों ने भी किया है कि अपनी कुछ पतली पतली किताबें निकाली हैं, और अगर किसी ने कोई कोर्स ले रखा है तो उसने भी मटेरियल ऐसा दिया होगा कि आप महीने 2 महीने में उसको पढ़ लें।
तो शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ लें, जितने कम पेज होंगे उसको बार बार रिवीजन कर लें। ये आपका एक तो ये करें। इसके साथ में आपको दोस्तों क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, 4 आंसर लिखने पड़ेंगे आपको दोस्तों प्रतिदिन। अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है और आप मेंस देने जा रहे हैं तो आप इस हवाबाजी में ना रहें कि आप बिना लिखे आंसर, बिना प्रैक्टिस किए आप देंगे और मुंह उठा के चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में, या माता सरस्वती का आप पर पूरा आशीर्वाद है, या आपको ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि आप जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इतने बुद्धिमान हैं। तो अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप भगवान के अवतार के बाद आप ही का अवतार हुआ है तो आप मत लिखिए, आपकी इच्छा है। मैं आपको दोस्तों सजेशन ये दूंगा कि 4 आंसर प्रतिदिन जरूर लिखें। मैक्सिमम है ये, मिनिमम नहीं बता रहा, मैक्सिमम, अधिकतम 4 लिखें और मिनिमम दोस्तों 2 लिखें, कम से कम 2 लिखें। 2 आंसर प्रतिदिन जरूर लिखें। चाहे दुनिया में सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत इमरजेंसी आ गई आपकी कि कोई फैमिली में बहुत बड़ा इश्यू हो गया, तो कोई एक आध दिन मिस हो जाए तो हो जाए दोस्तों, नहीं किसी कीमत पर ये ऐसा ना हो कि आपका ये मिस हो जाए। 2 आंसर प्रतिदिन आपको लिखने ही लिखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हवा में अगर कोई चल रहा है कि मैं पढ़ लूँ, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, आज भी बहुत कड़वा सच है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। मेंस में सिलेक्शन होता है दोस्तों लिखने से। मेंस में जो सिलेक्शन होता है दोस्तों लिखने से, क्योंकि मेंस में आप जब तक लिखेंगे नहीं आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है। जिस दिन लिखने बैठेंगे ना तब पता चलेगी कि समझ में नहीं आ रहा, लिखूँ क्या। ठीक है, छोटी छोटी बातें लिखना भूल जाते हैं हम। महिलाओं पर अगर कोई योजनाएं पूछ ली जाए तो योजना याद नहीं आती हमें, और अगर योजना याद आ जाए तो उसके शब्द याद नहीं आते कि किन शब्दों में लिखें। तो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक अधिकारी बनेंगे नहीं, और अगर भगवान के आप अवतार हैं तो अब तो एक अलग बात है। तो दोस्तों लिखना बहुत ज़रूरी है, 2 आंसर प्रतिदिन लिखें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका मेंस है आप लिखें, और आपका मेंस नहीं भी है, आपको अगली साल देना है तब भी लिखें। थोड़ा बहुत पढ़ें, 1-2 आंसर लिख लेंगे तो कहीं कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये बताया। और संडे को दोस्तों टेस्ट सीरीज दें। मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, संडे को दें दोस्तों टेस्ट सीरीज। अगर आपका मेंस लगा हुआ है तो, अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, आपका मेंस है, तो आप संडे को टेस्ट सीरीज दें। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग में दें, और आप कोचिंग जाने में शर्माते हैं तो घर पे ही दे लें, अकेले कमरे में बैठ के दे लें। आपके ऐप पे आ जाता होगा, या जैसे भी आपकी जो सुविधा आपने ले रखी है वहाँ आप टेस्ट सीरीज दें दोस्तों। 3 घंटे बिल्कुल कमरे में खुद को बंद करके 20 क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें, और इनको दोस्तों इनका मूल्यांकन भी करवाएं, एवेल्युएशन भी करवाएं, चेक करवाएं अपनी कॉपी अपनी चेक करवाएं दोस्तों। नहीं हवा में रहोगे कि यार मैं तो सब लिख रहा हूँ, कॉपी चेक ज़रूर करवाएं। अपने जहाँ भी आपने कोर्स ले रखा है तो कॉपी चेक करवाएं, और कोर्स नहीं लिया है दोस्तों तो 2000 की, किसी की 3000 की, हमें तो पता नहीं इतने की आती होंगी टेस्ट सीरीज। हमारी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों कि हम कहें कि हमारी ले लो। हम तो आपको जो मदद करा रहे हैं वो करा रहे हैं। फ्यूचर में कभी कोई प्लान बना हमारी टीम से के थ्रू तो हम आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल हमारा दोस्तों ऐसा कोई प्लान नहीं है, और अभी इस तरीके की हमारी कोई योजना भी नहीं है। तो कॉपी चेक अपना ज़रूर करवाएं, 20 प्रश्न वाला 3 घंटे में ज़रूर लिखें। टेस्ट सीरीज संडे ज़रूर दें, और टेस्ट सीरीज के अलावा दोस्तों 2 क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ज़रूर आंसर राइटिंग करें। पढ़ें भले ही कम, लेकिन लिखें ज़रूर ज़्यादा। या आपको एक दिन ज़रूर लगेगा कि लिख लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता। अभी पढ़ने से नहीं होता। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो पूरे ज़िंदगी हो गई इनकी पढ़ते पढ़ते, लेकिन मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि लिखते नहीं है। वो सीधे आयोग में जाके लिखते हैं, तब उनका हाथ नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ अब ये बताऊँगा आपको आंसर राइटिंग के बारे में, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। वीडियो मैं नहीं चाहता कि लंबी ज़्यादा हो, आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग के बारे में, एक अच्छे उत्तर में क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा उत्तर क्या आपसे डिमांड करता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम पीसीएस की बात करें या आईएएस की बात करें, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, मैं पीसीएस के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही सिलेक्टेड हूँ। आईएएस का मैंने दोस्तों मेंस दिया था 2024 में। मेरा दुर्भाग्य है, और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं दिल्ली चला गया मेंस के टाइम पे, और दिल्ली में वो ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना हो गई थी, 3 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, उनमें मैं भी फंस गया, तो मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया।
हालांकि ये एक्सक्यूज़ ही है, मैं उतनी मेहनत ठीक से नहीं कर पाया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। और मैं आईएएस मेंस में दोस्तों फेल हुआ, मुझे उस बात का दुख भी है, लेकिन मैंने उससे सीखा बहुत। जब मैं आईएएस में मेंस में फेल हुआ ना इस साल, तो मुझे समझ में आ गई कि पास कैसे हुआ जाता है और फेल क्यों होते हैं। तो दोस्तों पीसीएस में मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मुझे पीसीएस का तो आइडिया है, आईएएस का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप अगर आईएएस मेंस की, आप हो सकता है हमसे भी कोई अच्छा आदमी हो जो आईएएस निकाल चुका है, आप उससे स्ट्रेटेजी सुने, क्योंकि मैंने तो निकाला नहीं है, मैंने पीसीएस निकाला, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, जो खुद उस रास्ते पर जा चुका है वही तो बता पाएगा। मैं आईएएस पर भी नहीं बन पाया आईएएस, तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा। बस छोटा मोटा अनुभव है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं। पीसीएस का बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। पीसीएस में दोस्तों एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही तो होता है। एक 8 मार्क्स का प्रश्न है, एक 12 मार्क्स का प्रश्न है। 8 मार्क्स के प्रश्न में दोस्तों क्या करना है, 12 मार्क्स के प्रश्न में क्या करना है, इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी होती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। देखो दोस्तों, मुझे अपना जो एक्सपीरियंस लगता है वो ये लगता है, हो सकता है आप सहमत ना हो, मैं दोस्तों सबसे पहले 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन करता हूँ। ये 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बढ़िया से कर दो, क्योंकि ये 12 मार्क्स का है। स्टार्टिंग पे हम पे बढ़िया हमारी राइटिंग होती है, जब हम पेपर लिखना शुरू करते हैं तो राइटिंग हमारी अच्छी होती है कि नहीं होती। बाद में राइटिंग हमारी धीरे धीरे डॉक्टर वाली फारसी चलती है ना, तो बाद में राइटिंग खराब हो जाती है, पहले राइटिंग अच्छी होती है। तो दोस्तों अच्छी राइटिंग जब हो तो आप 12 नंबर वाला लिखें, ताकि आपके कम से कम 12 नंबर वाले में से एक कितने हो गए, इंटू 10 कर दें तो 120 मार्क्स का बढ़िया लिख जाए। और दोस्तों अगर एवरेज भी अगर 6-7 नंबर मिल जाए आपको, 6-7, तो 12 छक्के 72 से लेके 12 सत्ते 84 तक के बीच में आपके नंबर तो इन्हीं से हो जाएंगे, अगर आपने अच्छा लिख दिया, एवरेज लिख दिया तब भी। और यहाँ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा राइटिंग खराब भी कर देते हो तो 2.5-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कि कुछ भी लिख दोगे तो। खराब से खराब भी लिखोगे तब भी दोस्तों 2.5 मिलेंगे, और अच्छा से अच्छा लिखोगे तो 4 से ज़्यादा कोई देता नहीं है। 4.5 तो बहुत खुशनसीब को मिलते हैं, कभी कॉपियाँ देखना आयोग बचा के, 4-4.5 से ज़्यादा नंबर मिलते नहीं है। तो आप एवरेज भी लिखोगे दोस्तों तो 3.5 आपको मिलते रहेंगे, 3, 3.5, 3, 3.5 ही मिलते हैं। हमने खूब कॉपियाँ दिखवाई है। तो यहाँ बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत होती है यहाँ, कि यहाँ अगर 4-5, 6-7 की जगह अगर 3-4 ही मिले तो काम खराब हो जाएगा आपका। यहाँ अगर 2.5, 3 मिल गए तो टेंशन नहीं आती, क्योंकि एवरेज ही मिलते हैं, 3.5 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ अंतर आ जाता है। तो ये तो दोस्तों मैंने बताया कि पहले कौन सा अटेम्प्ट कर लो और बाद में अटेम्प्ट कर लो, ये आपकी चॉइस है। मेरा अपना स्ट्रेटेजी रहती है कि पहले मैं ये कर लेता हूँ, ताकि बाद में कोई डर ना बैठे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन छूट जाता है, तो कम से कम 8 नंबर का ही छूटे, 12 का ना छूटे, ये भी तो है ना, ये भी आपको फायदा करेगा। अब दोस्तों देखो, एक अच्छे उत्तर में क्या होना चाहिए। सबसे पहले होती है दोस्तों भूमिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंट्रो। क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रो, इंट्रो कहते हैं। तो दोस्तों मैं अपना बता रहा हूं तरीका, कि आप जो यूपीएससी के PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 साल के, इनकी अगर आपकी तैयारी ठीक से कर लो, आप अगर आप पीसीएस का मेंस दे रहे हो तो 10 साल के यूपीएससी के मेंस के जितने पेपर हुए, आप उन पेपर्स के क्वेश्चन तैयार कर लो, और उन्हीं का इंट्रो आप, यानी जो उनकी भूमिका होती है, उसको कोशिश कर लो दोस्तों कि रट लो। मैं तो रट लेता हूं, यानी याद कर लो। अगर आपने भूमिका दोस्तों याद की हुई है तो आपको भूमिका रियल एग्जाम में बनानी नहीं पड़ेगी, सोचनी नहीं पड़ेगी। आपको सीधे सीधे आप क्वेश्चन देखेंगे कि मगध साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य ने जिन परिस्थितियों में अपना जन्म लिया, उन परिस्थितियों में वो परिस्थितियां क्या थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आपको मगध साम्राज्य से संबंधित भूमिका बनानी ना पड़े कि सोच रहे हो आप कि मैं क्या पहला शब्द लिखूं, क्या दूसरा शब्द लिखूं। इससे अच्छा है कि आपको अगर मगध साम्राज्य की कोई भूमिका पहले से आपकी तैयार है, आपको याद है, तो कट से आप तक से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर टाइम बचता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर टाइम बचाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी के 10 साल के पुराने पेपर हैं, उनके जो टॉपिक है उनकी आप इंट्रो यानी भूमिका याद कर लो। भूमिका आपकी दोस्तों देखो अच्छी हो गई, मान के चलो आपका इंट्रो बहुत अच्छा है, तो जो एग्जामिनर है, कॉपी जो चेक कर रहा है, उसको लगेगा वाह क्या कॉपी है, मज़ा आ गया। और आपने बना बना के उसमें
गप्पे शप्पे मारी हैं अपने इंट्रो में कि इधर से घोड़े दौड़ रहे थे, उधर से घोड़े दौड़ रहे थे, पानीपत का युद्ध ऐसा था कि वहां से इधर से गोले चले, उधर से तोपें चली, तो वो समझ जाएगा कि कोई बेवकूफ़ हमें बना रहा है या खुद बेवकूफ़ है। तो यहाँ दोस्तों भूमिका अगर आपकी पूरे क्वेश्चन के मार्क्स निर्धारित कर देती है कि भूमिका आपकी अच्छी है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, भूमिका खराब है तो वो समझ जाएगा कि जब इंट्रो ही ठीक से नहीं लिख पाया तो मेन बॉडी में क्या लिखेगा। इसलिए इंट्रो का रोल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले चेहरा दिखता है दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मेरी शर्ट है ये सब बाद में दिखेगी, सबसे पहले मेरा चेहरा दिखेगा फिर मेरी शर्ट दिखती है ना, ऐसे ही तो होता है। तो आप अपना चेहरा संवारिए, शर्ट वर्ट तो आपको बाद में पहनने को बढ़िया पहना ही देंगे। अब दोस्तों आपको मेन बॉडी लिखनी होगी। मेन बॉडी में आपको याद रखना है कि आप प्रश्न की मांग के अनुसार लिखें। कई मैंने ऐसी कॉपियां देखी दोस्तों अपने दोस्तों की कि पूछा गया अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में और लिख दिया उन्होंने अमेरिका का गृह युद्ध, है ना। पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप बताइए, आप लिख क्या दें अगर कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। पूछा गया था स्वरूप, तो बेटा 8 में से 2 नंबर देते हैं, 1.5 नंबर देते हैं। ये मैं खुद कॉपी देख के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, जो पूछा जाएगा अगर वो उत्तर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 8 में से 4, 3.5, 4। बहुत कुछ नसीब है, बहुत अच्छा लिख दिया तो 4.5 भी मिल जाता है। तो प्रश्न की मांग के अनुसार आप मेन बॉडी लिखें, जो पूछा गया है उतना ही लिखें, भले ही कई बातें घुमा फिरा के लिखना, वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, एक तो आपको प्रश्न की मांग के अकॉर्डिंग लिखना। अब देखो मेन चीज दोस्तों, डेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इंडेक्स, ठीक है, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स से लिंक करा के, और एसडीजी। अगर आपके आंसर में ये 5 चीजों का अभाव है तो रैंक अच्छी नहीं आएगी, जैसे मेरी नहीं आई 2019 में, मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी रैंक 149 भी आई, बड़ी मुश्किल से आ पाई, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस के आंसर में ये सब चीज़ें तब नहीं थी। लेकिन आज से 5 साल पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ पीसीएस में दोस्तों, तब उतना कंपटीशन भी नहीं था। कंपटीशन तो 2024-25 में बढ़ गया, आके कोरोना के बाद बढ़ गया। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो कोरोना से पहले ही हो गया था। अब यूट्यूब इंडस्ट्री कोरोना के बाद आई है, उन लोगों ने ये कंपटीशन बढ़ा दिया, एजुकेशन घर घर पहुँच गई। तो उससे पहले हमें खुद नहीं पता था, नहीं हमारी भी रैंक शायद अच्छी आ जाती। तो दोस्तों क्योंकि तब कंपटीशन नहीं था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो भी गया। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं लिख के आया था। मैं आपसे देखो झूठ में बोलता नहीं हूँ, मैं अपनी जहाँ मेरी कमी हो मैं मान लेता हूँ। मैं खुद इतना अच्छा नहीं लिख के आ पाया था कि मेरा उसमें सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक पर हो पाता, क्योंकि ना तो मैंने कोई डेटा लिखा था, ना मैंने इंडेक्स लिखी थी, ना मैंने एसडीजी के बारे में जिक्र किया, ना मैंने कोई रिपोर्ट्स लिखी थी, और करंट अफेयर्स से तो हमारा दूर दूर से कोई संबंध था ही नहीं। बस दे आए थे, और भगवान की कृपा से क्योंकि कंपटीशन कम था कोरोना से पहले इतना, तो बस हो गया सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो अपनी जहाँ कमी है वहाँ स्वीकार करता हूँ। तो अब जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि अब आज के दौर में कंपटीशन बढ़ गया, तो आपको डेटा, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स से आपका आंसर लिंक हो, और एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, उन सबका आप अपने आंसर में जिक्र ज़रूर करें। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन गरीबी से आ रहा है तो एसडीजी 1 में जो गरीबी होती है उसका लिखें। भुखमरी से आ रहा है तो एसडीजी 2 का उल्लेख करें। करंट अफेयर्स में आप देख लो कि गरीबी से कोई घटना हुई है क्या, कोई व्यक्ति झारखंड में गरीबी से मर तो नहीं गया, तो वो लिखें। रिपोर्ट्स में देख लो कि जो पुअर इंडेक्स जारी होता है, गरीबी सूचकांक जो यूएनडीपी जारी करती है, जो भी जारी करता है, शायद गरीबी सूचकांक यूएनडीपी करती है शायद, तो रिपोर्ट उसका उल्लेख करें कि इंडिया की रैंक उस गरीबी वाले सूचकांक में कितनी है। यही इंडेक्स सेम दोस्तों, वही इंडेक्स के बारे में। डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैं इसके लिए अलग से बनाता हूं डेटा। डेटा ये कहां से लाएंगे आप? डेटा दोस्तों आपको करंट अफेयर्स में मिलता है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा याद करेंगे तो खुद भी याद नहीं रख पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों देखो, अगर आप ऑनलाइन अगर एक्टिव हैं तो आपको जहां भी आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां की संस्थान आपको डेटा उपलब्ध कराएगी। नहीं तो दोस्तों देखो, नीति आयोग जारी करता है डेटा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स आप नीति आयोग की कहाँ मिलेगी? देखो आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ मिल जाएगी आपको, नहीं तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे अपने पे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। या फिर दोस्तों राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं देश के, या हमारे राज्य के राज्यपाल हैं,
ये लोग अपना एक अभिभाषण देते हैं। कहते हैं ना, इनका एक लेक्चर होता है जब भी संसद जो सदन है वो शुरू होता है, तो इनका एक अभिभाषण आता है। ये अभिभाषण की पीडीएफ दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुपों में घूमती रहती है, कोई इसको ध्यान नहीं देता। यहाँ सबसे अच्छा डेटा मिलता है, पिछले 1 साल का सबसे बेहतरीन डेटा अगर कहीं मिलता है तो राष्ट्रपति का पूरे देश के संदर्भ में और राज्यपाल का पूरे राज्य के संदर्भ में। अगर यूपी पीसीएस आप दे रहे हो तो यूपी के जो राज्यपाल महोदय हैं आनंदीबेन पटेल महोदया जी, उनका जो अभिभाषण अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हुआ, उसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रही है। आप तुरंत इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 40-50 पेज की पीडीएफ आपको 40 मार्क्स 50 मार्क्स ज़्यादा दे देगी। तो ये दोस्तों आप ज़रूर लिखें। बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का पूरा है एकदम पहाड़ा तैयार करके जाएं। बजट भी एकदम रटा होना चाहिए आपको, इकोनॉमिक सर्वे तैयार होने चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ उदाहरण। ये बस इतना कॉम्बिनेशन है, आपको बजट याद हो, आपको इकोनॉमिक सर्वे के कुछ डेटाज याद हो, और हर क्वेश्चन में आप एक बेहतरीन उदाहरण दें, एग्जाम्पल्स दें। अपने तर्क को जो आप कह रहे हैं उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जस्टिफाई करें। जैसे आपने लिख दिया दोस्तों गांधी जी के बारे में, मान लो कोई क्वेश्चन आया कि गांधी जी की आप नीतियों के बारे में चर्चा कीजिए, आपने लिख दी सत्याग्रह की नीति, बस काम खत्म हो गया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप इसमें तर्क दीजिए कि सत्याग्रह उनका कहाँ सफल हुआ, तो खेड़ा में सफल हुआ, अहमदाबाद में सफल हुआ। ऐसे ना एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको कि कोई जो आप पॉइंट लिख रहे हैं उसको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से जस्टिफाई कराइए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हवा में बातें नहीं कर रहा, अपनी बातों के पीछे तर्क दे रहा है। समझे? ओवरऑल दोस्तों आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी कि प्रीलिम से पहले वाले जो लोग प्रीलिम से पहले मेंस की तैयारी करते हैं वो कैसे करें, जिनका प्री पास हो चुका है वो मेंस की तैयारी कैसे करें। बजट पढ़ें, डेटा पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें, शॉर्ट नोट्स पढ़ें, बहुत लंबी चौड़ी किताबें ना पढ़ें, शॉर्ट नोट्स पढ़ें, संडे टेस्ट सीरीज लिखें और प्रतिदिन कम से कम 2-3-4 आंसर लिखें। लिखने से होगा, पढ़ने से उतना नहीं होगा। पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन लिखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस की मैंने कोशिश करी आपको ताकि चीज़ें समझ में आए। मैंने इस वाली वीडियो में कॉमेडी नहीं की क्योंकि ये कॉमेडी का विषय था ही नहीं। कॉमेडी तो हम दोस्तों अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में करते हैं आपको ताकि याद कराएं। इसमें कुछ याद तो कराना नहीं था किसी में कॉमेडी करूँ। और इकोनॉमिक्स की हमारी वीडियो चली रही है, शॉर्ट ट्रिक की पहल चल रही है, कॉन्सेप्ट की पहल चल रही है, इसमें हम आपको समझाते भी रहते हैं और कॉमेडी भी करते रहते हैं। ये जो आज का वीडियो था ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन का था, गंभीर विषय था, इसलिए याद तो कराना नहीं था, इसलिए कॉमेडी करूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी बात की गहराइयों को समझे होंगे। फिर से मुलाकात होगी एक दोस्तों नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू सो मच।